सिस्टम सही रहेगा ना? ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, ठीक है जी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब 5 चीजें हैं। मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, थर्ड नंबर इज एडीमा, वेरी गुड, हाइपरलिपिडीमिया और लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एज लेस देन 12 ईयर ओल्ड, बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम बड़ों में होता है और वो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन है तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिजीज पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड रीनल अमाइलोडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है रीनल एमाइलोडोसिस। ठीक है, अब देखें आप लोग याद रखें कि एनी भी एग्जाम में इस रीनल अमाइलोडोसिस से एक एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कौन सा है। सबसे पहले तो याद रखना है कि रीनल का मतलब किडनी है, किडनी। ठीक है, एमाइलाइड का मतलब प्रोटीन है और ओसिस का मतलब कंडीशन है। ये ऐसा कंडीशन है जिसमें एमाइलाइड प्रोटीन किडनी के ऊपर बैठना शुरू कर देता है। वैसे नॉर्मली एमाइलाइड प्रोटीन किडनी के ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसी डिजीज जिसमें एमाइलाइड प्रोटीन कहाँ पे जाकर डिपोजिट कर जाए, किडनी पे, तो उसको हम रीनल अमाइलोडोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे लेके अ कंडीशन, डेफिनेशन लेके अ कंडीशन इन विच amyloid protein is deposited on the kidney leading to, अगर एमाइलाइड प्रोटीन किडनी पे आना शुरू करे तो कैन किडनी विल परफॉर्म वेल? नो, इट कैन लीड टू रीनल डैमेज। ये क्या कराएगी? रीनल डैमेज कराएगी। तो हॉस्पिटल्स के अंदर याद रखें, अगर एक पेशेंट है उसमें गुर्दे का मसला है और हम इन्वेस्टिगेशन करें और उसके अंदर कौन सी प्रोटीन की लेवल बढ़ गई हो, एमाइलाइड प्रोटीन, तो ऐसे डिजीज को हम रीनल अमाइलोडोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय एमाइलाइड प्रोटीन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अमाइलाइड प्रोटीन है क्या चीज। इस पे हम आगे भी बहस करेंगे, लेकिन इट इज एबनॉर्मल प्रोटीन। ये क्या है? इट इज एन एबनॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी। देखिए, एमाइलाइड प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जब ये बॉडी में बनेगी तो उसको बॉडी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये न तो बॉडी के लिए कोई काम करती है, न ये बॉडी के अंदर एंजाइम उस पर डाइजेशन करती है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जो एग है, अंडे के अंदर जो व्हाइट है, उसमें कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन है। फिर एक और प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। कौन सा है? फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट है प्रोथ्रम्बिन। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन है, प्रोथ्रम्बिन। किसी को और आता हो तो बताए। नेक्स्ट है, हाँ जी, एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है। कौन सी है? अब ये सारे के सारे जो प्रोटीन है दे डू फंक्शन फॉर द बॉडी। ये बॉडी के लिए फंक्शनल प्रोटीन है, इसके अपने अपने काम है। लेकिन ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल प्रोटीन ऑफ द बॉडी। लेकिन एमाइलाइड क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन है, और बॉडी में अल्लाह ने ऐसा एंजाइम नहीं रखा है कि इसको क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। तो अगर ये बॉडी में बनेगी तो उसको बॉडी से क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए कभी कभार। और एक और बात जो फर्स्ट एड में नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्स्ट बुक, वो ये है कि इट्स जेनेटिक कंट्रोल, ये एमसीक्यूज है, इट्स जेनेटिक कंट्रोल लाइज ऑन क्रोमोसोम 21। किस पे होता है? क्रोमोसोम 21। ये याद रखना है। हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम। जो 21 पेयर है उस पे ऐसे जीन्स पड़े हैं कि वो किसको कंट्रोल करता है? अमाइलाइड प्रोटीन को कंट्रोल करता है।
तो अगर किसी के अंदर क्रोमोसोम 21 का डिफेक्ट हो, जिसको डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं, या कोई और डिफेक्ट हो, तो उस जेनेटिक कंट्रोल का मतलब है कि देखिए 21 क्रोमोसोम डिसाइड करेगी कि इतना एमाइलॉइड बॉडी में होगा कि वो बॉडी आसानी से निकाल सके। अगर इसमें यह मसला हो या किसी और वजह से एमाइलॉइड प्रोटीन का लेवल बॉडी में क्या हो जाए ज्यादा, तो कैन इट शुड बी डाइजेस्टेड? नो। तो जब एक चीज बढ़ जाए और वो बॉडी से निकल भी ना जाए, खत्म भी ना हो जाए, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो जाकर आर्गन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। द फर्स्ट ऑर्गन वेयर एमाइलॉइड प्रोटीन ट्राई टू डिपोजिट इज किडनी, देयरफॉर द कंडीशन इज कॉल्ड रीनल अमाइलोइडोसिस। और जब ये एमाइलॉइड प्रोटीन किडनी के ऊपर बैठ जाता है तो इट विल डैमेज ग्लोमेरुलाई। जब ग्लोमेरुलाई डैमेज होगी तो फिर एल्ब्यूमिन लीक होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, तो लीडिंग टू मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनीमिया। वो कितनी चीज आएगी? 5 चीज आएगी, जिसको हम कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक काज जो है वो रीनल क्या है? अमाइलोइडोसिस है। समझ गए क्या नहीं? दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन पीएमसी स्टेप 1 कि रीनल अमाइलोइडोसिस पेशेंट में अगर हम कैरियोटाइपिंग करें, क्या करें? कैरियोटाइपिंग। व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? इट इज द इन्वेस्टिगेशन वेयर द डॉक्टर नो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट। ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसपे हम क्रोमोसोम अरेंजमेंट देख सके, उसका नाम क्या है? कैरियोटाइपिंग। तो वो कौन सी कैरियोटाइपिंग टेस्ट है जो रीनल अमाइलोइडोसिस में करेंगे? दैट शुड बी क्रोमोसोम 21। इसको टारगेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे याद रखे रीनल अमाइलोइडोसिस पेशेंट में क्या होगा। मैं एक पॉइंट बताता हूँ। लेके जनाब फ्लू में हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट वार्ड में लेके आता है या एग्जामिनर पूछता है तो कैसे क्वेश्चन पूछता है? अब 42 ईयर ओल्ड, देखिए 42 ईयर ओल्ड पेशेंट brought to the emergency, ये important है, brought to the emergency with history of, HO stand for history of abdominal swelling। यहाँ पे एब्डोमिन का मतलब पेट, इस पेट की जो स्वेलिंग है वो एसाइटिस हो सकती है कि नहीं? एब्डोमिनल स्वेलिंग, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, देयर इज जॉइंटिस, पेशेंट को क्या है? जॉइंटिस एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा या पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। पेरी का मतलब है अराउंड, इर्द गिर्द, ऑर्बिट का मतलब आइस। इस आइस के इर्द गिर्द स्वेलिंग है। ये याद रखें, घर में याद रखें, क्लिनिक में याद रखें। जब भी पेशेंट को आंख के इर्द गिर्द स्वेलिंग शुरू हो जाए तो पहली बात याद रखें कि उसको मसला कहाँ का हो सकता है? किडनी। रीनल फेलियर का फर्स्ट जो सिम्टम होता है दैट इज स्वेलिंग अराउंड द आई, व्हिच इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। ये चीज अगर आ जाए पेशेंट में एंड इन्वेस्टिगेशन शोज नंबर 1, मैं यहाँ पे 2 चीजें बता रहा हूँ। प्रोटीन इन यूरिन, कहाँ पे? यूरिन के अंदर 4 ग्राम पर डे है। कितना है? 4 ग्राम पर डे। अब सुन ले। नंबर 2, एल्ब्यूमिन इन ब्लड। एल्ब्यूमिन कहाँ चेक करते? ब्लड, एंड दैट इज डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल, डिक्रीज है। और नंबर 3, रीनल स्टेटस। शाबाश। हम क्या चेक करते हैं? रीनल स्टेटस किस पे? 2 चीजों पे। नंबर 1 USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम USG है। अगर हम किसी को कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करें तो हम डॉक्टर लिखते हैं USG कराए। USG मीन अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी ये मेडिकल टर्म है किस चीज के लिए? अल्ट्रासाउंड के लिए। याद रखें, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके CT स्कैन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? तो आप देखेंगे CT स्कैन ऑफ द किडनी, अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी। जब रीनल स्टेटस चेक करते तो लेके हाइपरट्रोफी, उसमें क्या हुआ है? हाइपरट्रोफी। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि इस पेशेंट में आप क्या सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पेशेंट में आप क्या सस्पेक्ट करते हैं? इस क्लास से पहले की क्लास में मैंने ये पिक्चर बताई है। शाबाश। आप बताएं इस पेशेंट में सिम्टम किस सिंड्रोम के हैं? शाबाश, आप बताएं। हाँ, रीनल डैमेज है। अब रीनल डैमेज कुछ यूं है जिसमें प्रोटीन लीक कर रहे, कहाँ पे? यूरिन में। और वो कितना है?
और अगर वो 3.5 को क्रॉस करे तो मैसिव प्रोटीन यूरिया। ये क्या है? मैसिव, अभी बताया है ना, मैसिव प्रोटीन यूरिया। यहाँ पे प्रोटीन से मुराद क्या है? तो जब यूरिन में एल्ब्यूमिन ज्यादा जाएगा तो ब्लड में इसका लेवल क्या होगा? कम। तो याद सुन ले, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे बात क्या नहीं? किस सिंड्रोम की? अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया तो एज अ डॉक्टर हमें चीजें सोचनी चाहिए, या तो ये मिनिमल चेंज डिजीज है, या फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, या रीनल अमाइलोइडोसिस है। ये तीन चीजें हो सकती है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो याद रखे, हम अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी करें या सीटी स्कैन, और उस पर ये कमेंट आ जाए कि इसका किडनी साइज में क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। अगर किडनी अपने साइज से, यार अल्ट्रासाउंड किसी ने किया है गुर्दे का, उस पहले का होता है कि 5 mm 7 mm ऐसा लिखता है कि नहीं, स्टोन का भी हम साइज लेते हैं। इसका मतलब अगर किडनी की नॉर्मल साइज वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अब सुन ले, ये किडनी है, इसके ऊपर प्रोटीन आकर क्या होते रहे? डिपोजिट। और इस प्रोटीन का नाम क्या है? एमाइलाइड। तो जब एमाइलाइड बार बार किडनी पे आकर बैठते रहेंगे तो किडनी का साइज बढ़ता रहेगा कि कम? तो ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जिसमें किडनी का साइज सीटी स्कैन पे क्या चीज आ जाए? ज्यादा आ जाए, बढ़ता हुआ नजर आ जाए, तो उस कंडीशन का नाम क्या है? रीनल अमाइलोइडोसिस है। बात समझ गए कि नहीं? मिनिमल चेंज डिजीज में नेगेटिव चार्ज का मसला था, किडनी के ऊपर कोई चीज डिपोजिट हुआ था? नहीं। फोकल सेगमेंटल का मसला ग्लोमेरुलाई का लेस देन 50% का खराब होना था, तो उसमें कोई चीज डिपोजिट हुआ था? तो चाहे मिनिमल चेंज डिजीज हो या फोकल सेगमेंटल का कंडीशन हो, दोनों में किडनी साइज में क्या होगी? नॉर्मल। अगर साइज में बढ़ेगी किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वो तब होगी जब इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन आता रहे? दैट शुड बी रीनल अमाइलोइडोसिस। क्लियर है कि नहीं? एंड दैट इज फॉर मी अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। एग्जाम में को ये 2-3 चीजें आप लोग को आने चाहिए। तो इस कंडीशन का नाम क्या है? रीनल एमाइलोइडोसिस। एक और टेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं एप्पल ग्रीन बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट, इसको कांगू रेड स्टेन कहते हैं। ये क्या होता है? ये आगे अभी आएगा, लेकिन लेके नेक्स्ट यहाँ पे लेके, हाँ अब ये रीनल अमाइलोइडोसिस है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है, और आखिर में नोट लेके नोट एक नाम याद रखे, कांगू रेड स्टेन। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये क्या चीज है। तो कांगू रेड स्टेन ये भी एक टेस्ट है जो हम किस कंडीशन के लिए करते हैं? रीनल अमाइलोइडोसिस के साथ करते हैं। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। और आखिर में एक क्वेश्चन याद रखे कि वो कौन सी कैंसर है, वो कौन सी कैंसर है, आखिर में नोट में लेके, विच कैंसर इज एसोसिएटेड, मैं फिर बता रहा हूं, एसोसिएशन है, काज नहीं है, एसोसिएटेड विद रीनल एमाइलोइडोसिस। जिन लोगों को रीनल क्या हो? अमाइलोइडोसिस, उस लोगों में अगर कोई कैंसर हो सकता है तो उसका नाम है मल्टीपल माइलोमा। कौन सा कैंसर? मल्टीपल माइलोमा। बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा, मल्टीपल माइलोमा। मेडिसिन में याद रखे, जिस चीज के आखिर में क्या चीज आए? ओमा। ओमा मीन कैंसर। ओमा का मतलब क्या है? कैंसर है। लेकिन कुछ ओमास ऐसी है कि वो कैंसर नहीं है, लेकिन 90% ओमा का मतलब क्या होता है? कैंसर। यार ये तो सबने सुना होगा लिम्फोसाइट का नाम। किस चीज का? ये कितने किस्म के हैं? 2। फर्स्ट ईयर वाले बता सकते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। वेरी गुड। इन दोनों का काम इम्यूनिटी है, दोनों का काम इन्फेक्शन से बचाना है। लेकिन ये बी लिम्फोसाइट जब बन जाते हैं तो फिर इसमें आगे क्या होना है? मैच्योर। ये एमसीक्यू याद रखें। बी लिम्फोसाइट जिसका दूसरा नाम है बी सेल। ये जो लिम्फोसाइट है इसके 2 टाइप्स है, एक बी लिम्फोसाइट है और एक और अगर किसी ने ये पूछना है कि ये कहाँ से आते हैं? बोन मैरो। ये कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में। ये हड्डी के अंदर बनते हैं। लेकिन ये बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में क्या होता है? और जब बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाए तो उसका नाम होता है प्लाज्मा सेल। उसका नाम क्या है? प्लाज्मा सेल। तो पीएमडीसी का टेस्ट उठाकर देखे, क्वेश्चन ये भी आया था कि जो प्लाज्मा सेल है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बी सेल के टी सेल। आंसर इज बी सेल। ये फिजियोलॉजी है, ठीक है ना? ये बी सेल से आता है। अब सुन ले, ये जो बी सेल से हमने क्या बनाए हैं, ये फिर आगे बॉडी में क्या बनाती है? एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडीज विल फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन। इट इज गुड फॉर द बॉडी। जो चीज बाहर से आए
और वो आपकी बॉडी को डैमेज करे, वो एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। उसके खिलाफ अगर प्रोटीन बनाए हम, वो क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज गुड और बैड? इट इज वेरी गुड, इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और एंटीबॉडीज कौन बनाएगी? प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल तब बनेगा जब कौन सी चीज मैच्योर हो जाए? बी सेल मैच्योर हो जाए। कभी कभार क्या होता है, प्लाज्मा सेल ये क्या होता है, एबनॉर्मल क्या बनाना शुरू करती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे लिए तब अच्छी है अगर ये सिर्फ तब प्रोड्यूस हो जाए जब हमें जरूरत हो। बात समझ गए? एंटीबॉडी की शेप इस तरह वाई शेप होती है। कौन सी शेप में? वाई शेप। इधर देखें, अगर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इस तरह हो गई, कुछ मतलब बहुत छोटी बनती है, कुछ बड़ी बन जाती है, कुछ ज्यादा कुछ कम। कैंसर में हर एक चीज की नंबर क्या हो जाती है? ज्यादा। रेगुलेटेड के अनरेगुलेटेड? अनरेगुलेटेड फैशन से। अब सुन लें, एमसीक्यूज है। ऐसा कैंसर, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कैंसर जिसमें एबनॉर्मली क्या बन जाए? एंटीबॉडी। और उस कैंसर की जो बेस है, ओरिजिन है, वो किस सेल में हो? उस कैंसर का नाम है मल्टीपल माइलोमा। तो क्या कहते हैं? मल्टीपल माइलोमा। तो बस ये बात आप लोगों को पता चलनी चाहिए। मल्टीपल माइलोमा इज अ कैंसर ऑफ विच सेल? प्लाज्मा सेल, विच लीड टू एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर है? तो जो कैंसरस एंटीबॉडी है वो अच्छी है कि बुरी है? कि बुरी चीज है, ये बॉडी को डैमेज करती है। तो अगर एग्जाम में यह चीज आ जाए कि रीनल अमाइलोइडोसिस पेशेंट में अगर बोन मैरो का कोई कैंसर हो सकता है तो उसका नाम क्या है? मल्टीपल माइलोमा है। ये एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो रीनल अमाइलोइडोसिस के अंदर क्वेश्चन ये था कि इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स तो आएंगे, लेकिन इसमें किडनी का साइज क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अनदर कंडीशन वी विल डिस्कस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसका नाम है मेम्ब्रेनस कंडीशन, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसका नाम क्या है? मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो लेके द नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ नंबर, दैट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेफ्रॉन का मतलब है किडनी, पैथी मीन डिजीज, नेफ्रो मीन डिजीज टू द नेफ्रॉन, किडनी प्रॉब्लम है। यहां पे लेके कॉमन काज ऑफ विच सिंड्रोम? वेरी गुड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये अभी पहले लेक्चर में जिसने लिया है, नाउ दिस इज वेरी इजी, इन कॉकेशन। किन लोगों के अंदर? कॉकेशन। अफ्रीकन अमेरिकन में FSGS था। कॉकेशन पीपल के अंदर मोस्ट कॉमन काज इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली एसोसिएटेड विद SLE। ये नाम सुना है कि नहीं? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये भी मैं पढ़ाऊंगा आगे। एक डिजीज है, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। SLE एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें 11 ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। कितने? 11। इट इज अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लीडिंग टू 11 ऑर्गन डैमेज। जिसको SLE हो, तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताया था? इसमें बटरफ्लाई रेश बनता है। क्या बनता है? तो जिसको SLE हो और उसके साथ किडनी डैमेज हो तो वो कौन सा कंडीशन होगा? मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। यहाँ पे लेके इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किस वजह से होता है? ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसका मतलब यह है इस कंडीशन में ऑटो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती है, ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर है कि नहीं? ये देखे, मैंने फिजियोलॉजी एक घंटा लेक्चर लिया है। जब वो समझ आती है तो फिर ये पढ़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब वो नहीं समझ आएगी तो ये भी समझ नहीं आएगी। तो कोशिश करना है कि फिजियोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़े। पैथोलॉजी इज वेरी इजी। ठीक है। अब यहाँ पे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में इन्वेस्टिगेशन देखें। इसमें भी कितनी चीजें सिम्टम होगी? 5। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला, ऐसा है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ LM स्टैंड फॉर, शाबाश। अभी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइट माइक्रोस्कोपी। एक्सीलेंट। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में MCQ याद रखे, डिफ्यूज, GBM स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? थिकनिंग। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। जो रोनाल्ड फिशर के लेक्चर होते हैं ना, यूएस असेंबली वाले, वो इस पे बहुत ज्यादा बात करता है कि डिफ्यूज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। अब देखें, ये जो बोमेन कैप्सूल है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन
इसमें यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन की जिक्र हमने की थी कि नहीं? उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को किसने बनाया था? कोलेजन प्रोटीन ने। किसने? सुन ले, अगर ये खराब हो जाए तो गुडपास्टर सिंड्रोम है। क्या हो जाए? गुडपास्टर, बताया है कि नहीं? लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन नॉर्मल से क्या हो जाए? थिक, डिफ्यूजली थ्रू थिकनिंग ऑफ GBM, दैट शुड बी द हॉलमार्क ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। समझ गए? अब मैं ये भी बता रहा हूँ किसको ये नाम क्यों दिया है। वजह ये है, इधर देखिए, ये बेस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इस तरह एक तह आ जाती है, एक दूसरा लेयर। ये जो लेयर है या जो तह है, ये हमें माइक्रोस्कोप बताएगा कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? मेम्ब्रेन, एक पर्दा है, इस चीज का नाम क्या है? मेम्ब्रेनस। और ये नेफ्रॉन का मसला है कि नहीं? इसलिए क्या है? नेफ्रोपैथी है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाती है और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। नेक्स्ट देखें, IF स्टैंड फॉर इम्यूनो फ्लोरेसेंट। इम्यूनो फ्लोरेसेंट, यहाँ पे लेके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। किडनी में हमें क्या नजर आएगी? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आएगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिर में EM करते, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें लेके स्पाइक एंड डोम appearance ड्यू टू, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एपिथेलियल डिपोजिट। मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल कुछ चीजें शेयर करूंगा टेस्ट के अंदर। हम डॉक्टर होते हैं, MBBS करके बैठे होते हैं, घर में कोई टेस्ट दिखाते फिर समझ नहीं आती क्या है, यही चीजें लिखी होती है, बस आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब देखें, एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ से चेक करता है कि यार इसमें पढ़ा भी है कि नहीं। वो यहाँ पे एक चीज आप लोग के साथ एज अ ट्रिक खेलता है, वो ये है कि इसमें देखें, नंबर 1 आप लोग मुझे ये बताए कि ये जो कैपिलरी है दैट इज ग्लोमेरुलाई, ये क्या है? इसके नीचे बेसमेंट क्या है? मेम्ब्रेन है। क्या है? बेस मेम्ब्रेन। और फिर इसके नीचे आप लोगों को पता है कि विज़रल एपिथेलियल सेल है। अभी बताया है कि नहीं? विज़रल एपिथेलियल सेल है। और यहाँ पे पैराइटल एपिथेलियल, फिर से बोमेन कैप्सूल बनता है कि नहीं? अब इधर फोकस करें, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये विज़रल एपिथेलियल, इसके नीचे होता है यहाँ पे सब एपिथेलियल सेल। कौन से? सब एपिथेलियल। अब सुन ले, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मैं ये जगह थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? बेसमेंट। ये कौन सा सेल है? वेरी गुड, ये भी विज़रल एपिथेलियल सेल है। इस तरह है कि नहीं? और यहाँ पे सब एपिथेलियल सेल है। क्लियर है? अब इस बेस मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिनिंग होती है कि थिकनिंग? थिकनिंग होती है। क्या होती है? बताओ शाबाश। थिकनिंग, ये मोटा हो जाता है, थिकनिंग, दैट इज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमें कैसे पता चलेगा? किस माइक्रोस्कोप पे? लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। SLE डिजीज के साथ ये एसोसिएट है। SLE ऑटो इम्यून डिजीज है। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, सुन ले, वो इस विज़रल एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आती है। यहाँ पे सुन ले, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आ जाती है, अकुमुलेट हो जाती है, तो फिर यहाँ पे नहीं होते, फिर यहाँ पे अकुमुलेट होती है, फिर यहाँ पे नहीं होते, इस तरह। तो ये जो अकुमुलेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, ये डिफ्यूज है कि सेगमेंटल है? ये जगह जगह पे है। बात समझ गए? आप सुन ले, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इन दोनों के दरमियान देखा तो डॉक्टर को लगा, ये देखे, ये हॉरिजॉन्टल है कि स्पाइक है? स्पाइक का मतलब ऊपर से आना। ये जो एक चोटी है, पहाड़ी है, स्पाइक है, ये स्पाइक है। फिर ये नीचे आई है कि नहीं? इसको डोम कहते हैं। ये क्या है? डोम। ये क्या है? स्पाइक है। फिर ये क्या है? डोम। इसको डोम स्पाइक अपीयरेंस कहते हैं। लेकिन ये कहाँ पे होगा? सब एपिथेलियल डिपोजिट, इन दोनों के दरमियान होगा। तो बस दो बात याद रखें कि जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, इसमें 3 चीजें हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी थिकनिंग बताएगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पाइक एंड डोम बताएगी। ठीक है? और यहाँ पे लेके ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम है उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। सिम्टोमेटिक, पुअर रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड। ये डिजीज भी स्टीरॉयड को रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं शो करती। गुड रिस्पॉन्स कौन शो करती थी? शाबाश, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड मिनिमल
चेंज डिजीज, एक्सीडेंट, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, दिस डिजीज कैन प्रोग्रेस टू रीनल फेलियर, ये किस में जा सकती है? रीनल फेलियर में। रीनल फेलियर का मतलब अगर किडनी का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, जिसके गुर्दे फेल होना तो उसकी डायलाइसिस करते हैं, नाम सुना है कि नहीं? डायलाइसिस का मतलब हम कहते हैं, लोग इसको गाँव में कहते हैं कि इसकी खून वाश होता है। इसका मतलब यह है कि जो टॉक्सिन है ब्लड में, अगर वो किडनी फिल्टर ना करे तो फिर डायलाइजर मशीन से कराते हैं। तो याद रखें, जब किडनी फेल हो जाए तो टॉक्सिन को हम फिर प्यूरिफाई कर सकेंगे? नहीं करेंगे। तो रीनल फेलियर कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर ये डिजीज भी टाइमली ट्रीट ना की जाए तो फिर ये भी मसले करा सकते हैं कि नहीं? ये भी बहुत सारे मसले करा सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें इम्पोर्टेंटली, कि अभी तक हमने कितने काजेस पढ़े? 4। फर्स्ट वन वाज मिनिमल चेंज डिजीज, सेकंड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, थर्ड नंबर रीनल अमाइलोइडोसिस, फोर्थ नंबर, वेरी गुड। बुक में कितनी लिखी है? 4 लिखी है। फर्स्ट एड में कितनी लिखी है? 4। ओल्ड एडिशन में है 5वां है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो क्या कहते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इस पे 2 बात याद रखें। जो 5वां कंडीशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज हो और अगर वो ख्याल ना करे, पुअर कंट्रोल की वजह से शुगर पेशेंट में गुर्दे फेल हो सकते हैं कि नहीं? हम लोगों को क्या बताते हैं कि शुगर कंट्रोल करे वरना दिल की बीमारी हो सकती है, शुगर कंट्रोल करे वरना आपकी नजर जा सकती है क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, शुगर कंट्रोल करे वरना आपको फालिज का अटैक हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। इसी तरह अगर शुगर कंट्रोल ना की जाए तो किस पे असर हो सकता है? किडनी, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें याद रखें कि इट इज ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये किस वजह से होता है? एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज। याद रखें, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर के 2 तरह पेशेंट होते हैं, या तो उन लोगों में इंसुलिन होता नहीं है तो हम फिर कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन होता है लेकिन वो काम नहीं करता। इंसुलिन का काम क्या है? हाई शुगर को कम करना। तो किडनी की जो डैमेज है डायबिटिक पेशेंट में, वो किस वजह से होती है? एक्सेस लेवल ऑफ ग्लूकोज, व्हिच इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब मैं बता दूं कि इससे क्या करना है। याद रखना है, इन दिस कंडीशन and that is a very important sentence I'm going to write, the glucose, मैं ग्लूकोज की बजाय एक्सिस ग्लूकोज लिखता हूँ क्योंकि जब ग्लूकोज नॉर्मल होते हैं तो उसका काम कुछ और होता है, जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसका काम कुछ और हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन द एक्सिस ग्लूकोज, हाँ जी, अटैच टू दी प्लाज्मा प्रोटीन। किसके साथ मिलती है? प्लाज्मा प्रोटीन इन किडनी के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन इन किडनी बाय अ प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम कौन बता सकता है? नोन एज, और ये मैंने एग्जाम में खुद पेश किया है। मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि डायबिटीज की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक पेशेंट पाकिस्तान में कॉमन है कि लेस कॉमन? मोर कॉमन है। हर घर में डायबिटिक पेशेंट है, हर दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है। तो आपसे जो कॉमन डिजीज है उसकी कॉमन क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आपसे कोई पेशेंट सर ये पूछे, प्रोफेसर पूछे कि डायबिटिक पेशेंट में जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एक्सेस ग्लूकोज जाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किस चीज को? प्लाज्मा प्रोटीन। तो स्पेशली किस ऑर्गन के अंदर? किडनी के अंदर। तो एक्सेस ग्लूकोज इस प्रोसेस के जरिए अपने साथ किसको अट्रैक्ट करती है? प्लाज्मा प्रोटीन। उस प्रोसेस का नाम है नॉन एंजाइमेटिक, प्लीज याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। और आप लोग 5 साल गुजारेंगे चाइना रशिया में, ये चीजें उधर नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना? नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। अब मैं बता रहा हूं क्यों। ग्लाइकोसाइलेशन इज अ प्रोसेस वेयर एक्सेस ग्लूकोज अटैचेस विद द प्लाज्मा प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। इसलिए इसका नाम क्या है? नॉन एंजाइमेटिक है। क्लियर है?
मैं आगे कुछ डिजीज पढ़ाऊंगा जिसमें ग्लूकोज प्लाज्मा प्रोटीन को मिलती है, लेकिन उसको जरूरत किस चीज की होती है, तो उसका नाम एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में किडनी के अंदर विदाउट एंजाइम एक्सेस ग्लूकोज किसको अट्रैक्ट करती है, प्लाज्मा प्रोटीन, तो इनका नाम क्या है, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। बात समझ रहे कि नहीं, बहुत इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे याद रखें, सुन ले, हाँ बहुत इंपोर्टेंट, ये किडनी का बोमेन कैप्सूल है, सुन ले, बोमेन कैप्सूल। इसमें एमसीक्यूज आता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज, इसको अट्रैक्ट करती है प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सा, फिर इस प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लूकोज के साथ चिपक जाती है लिपिड, कौन सी चीज, लिपिड। इसके साथ चिपक जाती है कोलेजन, कौन सी चीज, कोलेजन। अब ये याद रखें, तो इससे इस तरह के जनाब एक नोडुल बन जाता है, क्या बन जाता है, एक बाल बन जाता है, वो बाल बताए शाबाश। और नोडुल या बाल लाइक स्ट्रक्चर इन द किडनी विच इज फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ, लिपिड एंड कोलेजन, इसको हम कहते हैं कैमल स्टील नोडुल। इसको क्या कहते हैं, कैमल स्टील नोडुल, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कैमल स्टील नोडुल का आना किडनी के अंदर एज अ हॉलमार्क ऑफ विच कंडीशन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जिस डायबिटीज का मतलब शुगर ज्यादा के कम, ज्यादा, और ये प्रोटीन को ग्लूकोज तब अट्रैक्ट करेगा जब उसका लेवल ज्यादा हो, और कैमल स्टील नोडुल के लिए पहले से ग्लूकोज और प्रोटीन का होना जरूरी है। तो कैमल स्टील नोडुल किडनी में जब भी आते एग्जाम के अंदर हमें पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। बात समझ रहे कि नहीं। अब यहाँ पे देखे, एक बाल बन गया, इसमें एक बंदा है कि ज्यादा, 4-5 चीजों की कॉम्बिनेशन है। अब जब बाल बड़ा बन जाएगा, ये यहाँ की कैपिलरी को प्रेशराइज करेगा कि नहीं, और जब ये कैपिलरी पे बैठेगा, ब्रेक करेगा, तो कैपिलरी टूट जाती है, रप्चर हो जाती है। वो कैपिलरी आर द लार्जेस्ट वेसल या स्मॉलेस्ट वेसल, और जब कैपिलरी रप्चर हो जाए तो यहाँ से प्रोटीन लीक करना शुरू करेगा कि नहीं, तो मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाई पोलग्लूमिन, फिर कितनी चीज आएगी, 5, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये भी एग्जाम में आता है कि डायबिटिक पेशेंट अगर अपनी शुगर पे कंट्रोल ना करे, उसकी गुर्दे कुछ यूं डैमेज हो जाती है, उसमें फिर पानी हो जाता है, साइटस, प्रोटीन लीक करना शुरू करती है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, उस वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल ना की जाए, प्राइमरीली जो आर्गन डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हिच इज नोन एज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दूसरा आर्गन कौन सा डैमेज, हाँ, हार्ट, डायबिटिक कार्डियोपैथी। नेक्स्ट आर्गन ब्रेन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लड वेसल, डायबिटिक वस्कुलोपैथी। क्लियर है कि नहीं। इसको कहते हैं एंड आर्गन डैमेज। इसको क्या कहते हैं, एंड आर्गन। अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना की जाए, ये चीजें हो सकती है। और ये भी याद रखें, जो एक्सेस ग्लूकोज है, ये हमारे लोअर लिम्ब के ब्लड वेसल को डैमेज करती है, और उस डैमेज की वजह से ब्लड सप्लाई टू द लोअर लिम्ब क्या हो जाती है। तो देखे हैं ऐसे लोग गाँव में डायबिटिक पेशेंट जिससे पूरा पाँव ब्लैक हो चुका होता है, क्या हो चुका है, ब्लैक, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, और लोग फिर कहते हैं कि उससे वो पाँव काट दी गई है। लोग कहते हैं कि नहीं, इसलिए जब सेल डेथ हो जाती है तो वो रिकवरेबल नहीं होती। तो डायबिटिक फुट जो है वो गैंग्रीनस फुट होता है, और वो इसलिए होता है कि ब्लड सप्लाई टू द एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये एंड आर्गन डैमेज, इनिशियल आर्गन विच ट्राई टू डैमेज बाय एक्सेस शुगर लेवल, दैट इज कॉल्ड किडनी। यार आप लोग मुझे ये बताएं, किडनी का काम टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालना है। अगर वो टॉक्सिन ना निकाल पाए किडनी, तो कैन दैट टॉक्सिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर रीच टू द ब्रेन। इसको कहते हैं रीनल एनसेफेलोपैथी। इसको क्या कहते हैं, रीनल एनसेफेलोपैथी। तो जो गुर्दे का मरीज है और वो ख्यात ना करे, उसको झटके लग सकते, सीजर, मिर्गी का नाम सुना है कि नहीं, उसको सीजर हो सकता है, वो अनकॉन्शियस, एपिलेप्सी हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। एक्सेस टॉक्सिन आपके दिल पे असर डाल सकता है कि नहीं, वो हार्ट फेलियर करा सकता है। एक्सेस टॉक्सिन आपकी लीवर फेलियर करा सकता है। इसलिए याद रखें, गुर्दे की फेलियर से मजीद अदर आर्गन डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी तक एक स्केच बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल हम आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन ये स्केच कल के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बस छोटा सा 2 मिनट ये लिख ले साथ। तो कल जब हम फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ से डिस्कस करना। देखें,
मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि आज हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन पढ़ा उसका नाम क्या था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये था ना। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम। कौन सा बात है नहीं, हाँ इधर आप फोकस करें, 2 मिनट का गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें लोग गलत करते हैं, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में फर्क है। इसमें यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ नहीं है, आई है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें मिनिमल चेंज डिजीज हो सकता है कि नहीं, उसमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है कि नहीं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रीनल एमाइलोइडोसिस हो सकता है कि नहीं, उसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है कि नहीं, और आखिर में डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दीज आर द 5 काजेस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये किसकी काज है? नेफ्रोटिक। और ये सारे के सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं कि नहीं? ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ बताता हूँ एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ये इसका नाम है PSGN, स्टैंड फॉर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आखिर में लेके एल्फोर्ड सिंड्रोम। कौन सा? एल्फोर्ड सिंड्रोम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट IgA नेफ्रोपैथी, जिसको बर्जर डिजीज कहते हैं, IgA नेफ्रोपैथी। ये कितनी काज है? These 4 causes can cause with syndrome। ये कल का हमारा टॉपिक है। ये तो हमने पढ़ लिया ना 5, ये सारे पढ़ लिए। कल हम ये वाला डिस्कस करेंगे और ये भी पता चलेगा कि आज के टॉपिक कल के टॉपिक में दोनों में फर्क क्या रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक एवरीवन नो दीज 5 फ्रॉम टुडे टॉपिक, और ये इंशाल्लाह हमारा कल होगा, ठीक है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड अदर थिंग्स। क्लियर है? जो IgA नेफ्रोपैथी है, इसका अगर एक और डिजीज नाम भी है, इसको हम बर्गर डिजीज कहते हैं, बर्जर डिजीज। कौन सा? बर्जर डिजीज। समझ गए क्या नहीं? अब यहाँ पे 2 बातें याद रखें प्लीज, बात नहीं, 2 बातें याद रखें। अब वो आप लोग के पास में बुक है, कॉपी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देखें, आप लोग इसको देखते रहे और आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, वो क्या है? हाँ, मिनिमल चेंज डिजीज। एग्जाम में आया ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का काज जिसमें किडनी साइज में बड़ी हो जाती है, रीनल अमाइलोइडोसिस। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन ज्यादा हो, FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जिसमें केमल स्टील नोडुल हो, दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जिसमें हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्शन भी हो, FSGS। वो क्या है? FSGS। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप ये बताए कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, मिनिमल चेंज डिजीज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इफेसमेंट बताए, मिनिमल चेंज। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें मेम्ब्रेन जो है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थिक हो, थिक, दैट इज मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जो SLE के साथ आ जाए, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन सब में से जिसका रिस्पांस पीरियड को एक्सीलेंट हो, दैट इज मिनिमल चेंज डिजीज। क्लियर है? और ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें स्लोली रीनल फेलियर हो सकता है, FSGS। जिसमें क्विक रीनल फेलियर हो सकता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। और ऐसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट जिसमें कांगुरेट स्टेन किया जाता है, रीनल अमाइलोइडोसिस। So these are the 12 to 15 questions that if you people know this, तो इनमें से जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीजें आप लोग देखें, एक दफा पढ़ ले बुक, एक दफा नोट्स पढ़ ले और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछे, यार सर ने क्या क्या बताया था। ये 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोग की जो है ना वो एग्जाम में जो फैट है किस्मत बदल देती है। क्लियर है कि नहीं? तो इंशाल्लाह इसको आप लोग कैरी ऑन करें, कल से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं ये बताने वाला था, ठीक है, कि अभी हमारे कुछ मजीद स्टूडेंट्स आने वाले हैं 2-3 दिन में, अभी कुछ अपने भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। उसमें ये है
अभी हमने इसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट करना है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज जीआईटी। तो हम इसकी फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे विच इज, और हम जब न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो रीनल सिस्टम कल से एक लेक्चर ये होगा और एक जीआईटी की फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बात समझ गए? जब इनमें से एक चीज खत्म हो जाए तो हम फिर इंशाल्लाह एनाटॉमी की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो जनरल एनाटॉमी फिर ये बिल्कुल बेसिक जाएंगे, लेकिन ये जो फिजियोलॉजी है ये कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो एक लेक्चर रीनल का होगा, और अगर किसी ने नेक्स्ट नोट्स बनाने हैं अदर सिस्टम के तो कल से वो अपने पास नोट्स जीआईटी के लिए है। तो टुमारो इंशाल्लाह ऑनवर्ड द लेक्चर 1 इज फ्रॉम जीआईटी, अनदर इज फ्रॉम रीनल सिस्टम। क्लियर है? यार घरों में बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मेरा मैदे का मसला पाकिस्तान में कॉमन है कि नहीं? हर दूसरे बंदे को गैस्ट्राइटिस है। ये कब सीखोगे? जीआईटी से सीखोगे। लोग कहते यार हार्ट बर्न है, हम कहते ओमेप्राजोल का है, फलाना का है, ढेंगरा का है, लेकिन पता होना चाहिए कि हम ओमेप्राजोल क्यों दे रहे हैं। इस पेशेंट में ओमेप्राजोल काम कर भी लेगा कि नहीं कर लेगा, समझ गए कि नहीं? ये चीजें हमें आनी चाहिए। डायरिया के केसेस बच्चों में बड़ों में, कॉन्स्टिपेशन की केसेस बच्चों में बड़ों में, डायरिया, 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और नंबर 4 इज वोमिटिंग, उल्टियों के मसले ज्यादा आते हैं। और आखिर में जनाब पेप्टिक अल्सर का नाम सुना है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन का नाम सुना है। ये सारी चीजें अगर ये आप लोग जीआईटी का ये जो पूरा सेट है इसको सिरे से पढ़ पाओगे ना, मेरे ख्याल में ये मेडिसिन आप लोग अभी से लिख सकेंगे। लेकिन जो मेडिसिन ओटीसी है, ओटीसी का मतलब अगर आप लोग लिखे भी और उसका साइड इफेक्ट ना आए तो आप लेके, लेकिन क्रिटिकल मेडिसिन आप जब तब तक ना लेके जब तक आप क्वालिफाइड डॉक्टर ना हो। क्लियर है? किसी को आप काउंसल कर सकते हैं, किसी को आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इंसान की 70% जो रिकवरी है वो आपकी अच्छी बातों से होती है। अगर किसी को कैंसर भी होना और आप उसको कहे कि कुछ भी नहीं है तो वो नहीं सोचेगा, वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को कुछ भी ना हो लेकिन आप उसको डराए तो वो बंदा फिर अपने आप को ही देखेगा, सोचेगा, फिर वो बंदा नहीं कर पाएगा। तो काउंसलिंग इज द की इन योर रिकवरी। तो इंशाल्लाह कल से एक लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी पढ़ेंगे और एक साथ में इंशाल्लाह वो सिस्टम नेफ्राइटिस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके। और कल से क्लासेस 9:30 पे हम शार्पली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि असल में इसके बाद क्लिनिकल है, फिर हमारा एनालिस्ट स्टेप 2 का लेक्चर है इसके बाद। ठीक है? तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि टाइम लिया करें कि आज मैंने इससे थोड़ा सा वेट किया कि बहुत सारे लोग भी मैसेजेस आए थे कि वो रास्ते में थे, कुछ तो ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ अभी भी नहीं आए। तो टुमारो वी शुड नॉट वेट फॉर एनीवन। अ पर्सन हु इज वन इन द क्लास इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। मतलब एक बंदा आ सकता है तो सारे क्यों नहीं आ सकते? तो आई थिंक आप लोग नियर बाई से भी, दूर से भी थे, नजदीक से भी थे, आप लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो बस अपने रेस में फिर से एंट्री करें और अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। समझ गए कि नहीं? तो कल इंशाल्लाह 9:30, क्योंकि बहुत लेट जाएंगे तो फिर बाद में मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी भी है, तो कोशिश करें 9:30 इज द टाइम। कल से इंशाल्लाह 9:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके। क्लिनिकल